हेलो फ्रेंड्स, आज का पहला इडियम हम पढ़ेंगे एट वंस विट्स एंड। दोस्तों, वन में भी कॉमा एस लगा है, विट्स में भी कॉमा एस लगा है, तो वंस विट्स एंड का मीनिंग है दोस्तों परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब है कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, बाल नोच लेना। सोहन वॉज एट हिज विट्स एंड्स टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज टेकन पॉइजन। अब आप समझ सकते हैं कि जब छोटे भाई का पता चला कि उसने पॉइजन यानी कि जहर खा लिया है, सोहन जो था, अब ध्यान से देखेगा, वंस की जगह हमने हिज का प्रयोग किया। क्यों दोस्तों? क्योंकि वंस किसी ना किसी पर्सन के लिए आया होगा, यहां सोहन के लिए आया, हमने हिज लगा दिया। विट्स एंड्स, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो सोहन वॉज एट हिज विट्स एंड, कब? टू फाइंड दैट। दोस्तों, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इडियम को सेंटेंस के अंदर सही प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा जो हमारा इडियम आज हम पढ़ने वाले हैं, एट वंस फिंगर टिप्स, किसी भी चीज के फिंगर टिप्स पे हो जाना। दोस्तों, अगर आपको याद हो, ध्यान हो, बचपन से अभी तक बोलते हैं कि ये तुम्हारे अंगुलियों पर होना चाहिए। अंगुलियों पर होने का मतलब है दोस्तों कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए, थॉरो नॉलेज होना चाहिए। कंप्लीट का एक सिनोनिम है, लिख लीजिए दोस्तों, कंप्लीट नॉलेज, थॉरो नॉलेज। अच्छे से होनी चाहिए कोई भी चीज की, तो वो नॉलेज यानी कि ज्ञान है आपको कंप्लीटली। ऑल द रूल्स ऑफ सिंथेसिस आर एट इज फिंगर टिप्स। उस इंसान के कोई भी तरह का सिंथेसिस का जो नियम है वो उसके अंगुलियों पर है, फिंगर टिप्स पर है, यानी उसे अच्छे से याद है, अच्छे से ज्ञान है उसका। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों चैप्टर, अगला चैप्टर जो हमने पढ़ा है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 15, इडियम्स। दोस्तों, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विद्यार्थी काफी समय से इंतजार कर रहे थे इस चैप्टर का। दोस्तों, हमारा प्रयास यह रहा कि एक एक करके आगे हम बढ़े, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से आप भी हमारे साथ बढ़ते चले जाइए। जिस तरीके से यहां हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, इडियम क्या, इस तरह के जितने भी तरह के चैप्टर्स हैं, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, इडियम्स की कहानी को और आगे बढ़ाएं। 2 इडियम्स हम पढ़ चुके हैं, तीसरे इडियम पे हम जाएं। उससे पहले क्या होगा दोस्तों? उससे पहले होगी आज की मिठाई। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने दोस्तों। आज की मिठाई का मीनिंग है मेरा आज का वर्ड दोस्तों, अंग्रेजी का एक नया वर्ड हर वीडियो में, हर दिन मैं आपके लेके आता हूं। कुछ ऐसा वर्ड जो शायद आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा। दोस्तों, आज का हमारा वर्ड है एबोरिजिन। दोस्तों, एबोरिजिने। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो एबोरिजिन भी पढ़ सकते हैं, एबोरिजिनी भी पढ़ सकते हैं। वैसे इसका जो सिनोनिम, जो इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, वो यहां दे रखा है। An indigenous person who was born in a particular place। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जन्मा है, उसे कहते हैं एबोरिजिन। जैसे द आर्ट ऑफ द एबोरिजिनस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिम तटीय क्षेत्रों पे बसे लोगों के, लोग जो वहां के बसे लोग हैं, जो वहां पे जन्मे लोग हैं, उनका एक अलग ही आर्ट होता है। तो आप ये कह सकते हैं स्थानीय, अगर इसको और बहुत सिंपल शब्दों में कहूं, स्थानीय। स्थानीय का मेरा मीनिंग है दोस्तों जो बिल्कुल एक पर्टिकुलर, एक ही स्पेसिफिक स्थान से जुड़े लोग हैं, वहां पे जन्मे लोग हैं। ये वर्ड शायद आपने सुना होगा, नेटिव कहा जाता है उसे। दोस्तों, ऐसा ही इस नाउन, एक्चुअली ये नाउन आया कहां से है, ये वर्ड आया कहां से है, उसकी बात करता हूं। तो दोस्तों, ये वर्ड एक्चुअली आया है एबोरिजिन से, यानी कि एक ऐसे डार्क स्किन्ड मेंबर ऑफ अ रेस ऑफ पीपल लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन यूरोपियंस अराइव्ड। यूरोपियंस जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां के जो डार्क स्किन यानी थोड़े से यूं कह दीजिए काले काले लोग कह दीजिए उन्हें, या जो वहां के जो ऐसे लोग जिनकी चमड़ी थोड़ी डार्क थी,
वो वाले लोगों को इन्होंने क्या नाम दिया? एबॉरिजिन। एबॉरिजिन का मतलब है वो वहीं के पक्के थे, वो वहीं के थे, लोकल थे, इसलिए उनका ये वर्ड आया। तो दोस्तों ये एक नया वर्ड है। आप ऐसे समझें कि कोई भी स्थानीय व्यक्ति, उसको हम एबॉरिजिन कहते हैं। मतलब मैं अगर इंडियन एबॉरिजिन हूं, यानी कि मैं भारत का स्थानीय व्यक्ति हूं। चलिए दोस्तों आगे लिए चलता हूं आपको। किसी भी तरीके से इडियम्स हमें पढ़ने हैं, तो दोस्तों महत्वपूर्ण है ये इडियम्स। दोस्तों कोई भी एसएससी का एग्जाम उठा लीजिए, आपको बहुत सारे इडियम्स प्री में, मेंस में मिल जाएंगे। और इसके अलावा कई सारे कंपटीशन में, ऐसा जरूर मैं कहूंगा कि बैंकिंग एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आ सकते हैं तो हमें तैयारी पूरी रखनी है। हम लिए चलते हैं तीसरे इडियम पे। तीसरे नंबर पे जो हमारा इडियम है दोस्तों आज का, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा दोस्तों, विदाउट डिले। मूवमेंट आया है, मूवमेंट यानी क्षण, तो याद रखने का तरीका है कि भैया उसी क्षण, उसी समय, बिना किसी विलंब के, बिना लेट किए, हम इसे कहेंगे एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। उसी क्षण, उसी समय की बात कर रहे हैं। इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट। अरे भैया इंटरव्यू में तो उसी क्षण, तत्क्षण हमें आंसर देना चाहिए, उसी समय आंसर देना चाहिए, ऐसा ये कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 4 नंबर पे जो वर्ड है दैट इज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल इन ऑल कहते हैं इसे। एज ही वॉज द ओनली सन इन अ बिग फैमिली, एक बड़े परिवार में, बड़ी फैमिली के अंदर वह एकमात्र पुत्र था, तो क्या हुआ? ही वॉज ऑल इन हिज होम, वह तो अपने घर में सबसे महत्वपूर्ण था, ऐसा कह रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों यहां पे हमने देखा 5वें नंबर पे है एट क्लोज क्वार्टर्स। आप ध्यान से देखेंगे, एज क्लोज क्वार्टर्स में भी एस लगा है। क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन, बहुत नजदीक से एग्जामिन करना, बहुत ध्यान से एग्जामिन करना, किसी व्यक्ति को, किसी चीज का बहुत नजदीक से परीक्षण करने को कहते हैं एट क्लोज क्वार्टर्स। यूज कैसे लेते हैं दोस्तों? मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश, बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं सेल्फिश यानी स्वार्थी सिद्ध हुए। कब? जब मैंने उन्हें बहुत ध्यान से देखा, एट क्लोज क्वार्टर्स, बहुत नजदीक से उनका परीक्षण किया। तो 5 इडियम्स आज के थे दोस्तों। पहला था वंस विथ्स एंड्स यानी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाना। दूसरा था वंस फिंगर टिप्स यानी बहुत अच्छे से याद होना। तीसरा एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि आप किस तरीके से बिना विलंब किए आंसर देते हैं। ऑल इन ऑल यानी सबसे महत्वपूर्ण। और 5वां है क्लोज क्वार्टर्स। दोस्तों इडियम्स को याद करने का तरीका है उन्हें रिपीट करते चले जाएं, उन्हें बार बार दोहराते जाएं। आपको इसी चैनल पे एक पूरा के पूरा मिल जाएगा ऐसा एक प्लेलिस्ट जहां पे मैंने मोर देन 300 इडियम्स बता चुका हूं, एक एक इडियम के बारे में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6ठे नंबर पे है एप्पल पाई ऑर्डर इन अ परफेक्ट ऑर्डर। बिल्कुल व्यवस्थित कोई चीज अगर है, व्यवस्थित ऑर्डर में कोई चीज है, उसे कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वाज केप्ट एप्पल पाई ऑर्डर। क्या मतलब है दोस्तों? ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन, ईव शब्द का प्रयोग किया जाता है पूर्व संध्या के लिए। पूर्व संध्या से मेरा मीनिंग है कि कल कोई कार्यक्रम होने वाला है और उससे पहले वाली शाम, ईव, क्रिसमस ईव। क्रिसमस होता है दोस्तों 25 ऑफ जनवरी को, 25 ऑफ दिसंबर को, तो 24 दिसंबर की शाम को कहा जाता है क्रिसमस ईव, यानी कि पूर्व संध्या। पूर्व संध्या से मेरा मीनिंग होता है दोस्तों कोई भी कार्यक्रम कभी होने वाला है उसके पिछली शाम को। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन, कल इंस्पेक्शन होने वाला है, तो उससे पहले वाली शाम को क्या किया गया? एवरीथिंग वॉज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। कल इंस्पेक्शन होने वाला है भैया, चीजें अस्त व्यस्त होंगी तो बिगड़ जाएगा मामला, सारी चीजों को परफेक्ट ऑर्डर में रख दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर पे दे रखा है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई हो सकता है उसे कहते हैं हम
अबव बोर्ड, एकदम ईमानदार, मुंह पे कहने वाला। ही इज नोन फॉर अबव बोर्ड कंडक्ट, भैया उसका तो कंडक्ट यानी उसका जो कार्य है वो बिल्कुल अबव बोर्ड है, किसी प्रकार का तामझाम नहीं है, झूठ नहीं है, बेईमानी नहीं है, उसे कहते हैं अबव बोर्ड। 8 नंबर पे दोस्तों अबव ऑल, अबव ऑल का मतलब बिफोर एवरीथिंग एल्स, अबव ऑल सभी से ऊपर, कोई कार्य करूं उससे पहले ये, यानी कि बिफोर एवरीथिंग एल्स, किसी भी कई भी एल्स यानी कोई भी चीज से पहले अगर कुछ होगा तो वो होगा अबव ऑल, अबव यानी सबसे ही ऊपर। भैया आप ये समझ लो कि यहां बहुत सारी चीजें पड़ी हैं और इन सबसे ऊपर अबव ऑल यहां पे कुछ पड़ा है, यानी कि अगर मेरी नजर पड़ेगी, मेरा कोई कार्य होगा तो भैया इस पे सबसे पहले होगा, बिफोर एवरीथिंग एल्स, कोई भी दूसरी चीज से पहले ये होगा। क्या मतलब है दोस्तों? अबव ऑल ही इज ब्लंट एंड डेयरडेविल। भैया इन सारी बातों को छोड़ो, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सारी चीजों के ऊपर क्या है कि वह एकदम ब्लंट है, डेयरडेविल है, डरता नहीं है, मुंह पे कहने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9 नंबर पे, एज फिट एज अ फिडल। एज फिट एज अ फिडल का मतलब है स्ट्रॉन्ग, वेरी मच फिट, एकदम हेल्दी, एकदम स्वस्थ है, फिट एज अ फिडल है। फिट एज अ फिडल मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, रोबुस्ट है, एकदम स्वस्थ है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। He was recovered from illness. He has recovered from illness and now he is as fit as fiddle. भैया बीमारी हो चुकी थी, बीमारी से पूर्ण रूप से रिकवर हो चुका है और अब तो भैया फिट एंड फाइन दौड़ने वाला इंसान हो चुका है। आज का आखिरी इडियम देखें दोस्तों, एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब है एमलेसली, बिना किसी एम के, रैंडमली कोई भी काम, बिना किसी लक्ष्य के हम कह सकते हैं उसे। जैसे द मिलिटेंट्स फायर्स एट रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्संस। जो मिलिटेंट्स थे, मिलिटेंट्स, मिलिट्री वाले नहीं, मिलिटेंट्स यानी आतंकवादी, जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने तो एट रैंडम एमलेसली गोलियां चलानी शुरू कर दी। इनोसेंट यानी कई सारे मासूमों की जान गई इनके इस धुआंधार बिना किसी लक्ष्य के गोली चलाने से। तो एट रैंडम का मतलब है एमलेसली। तो दोस्तों यहां हमने 10 इडियम्स सीखे और कई सारे इडियम्स आगे हमें देखने हैं। आप बस लगातार हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों ये डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like, share, subscribe Digital